हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 4.0 में सामाजिक अध्ययन को लेकर। तो जिन भी बच्चों का विषय हिस्ट्री और पॉलिटी है उनके लिए वीडियो होने वाला है, और कॉमन पेपर जो जीएस का 40 मार्क्स का आता है उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सेशन को लास्ट तक देखिए। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑल द पॉइंट्स, ये सारे आपके जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं वो सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एससीईआरटी बेस्ड हैं। तो ये सारे एनसीईआरटी, जो भी बच्चे 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं उनको ये बुक के पॉइंट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को राज्यसभा से स्वीकृति कब मिली? तो ये मिली थी 5 अगस्त। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 को, समझते चलिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को राज्यसभा से स्वीकृति 5 अगस्त को, वहीं लोकसभा से इसे 6 अगस्त 2019 को स्वीकृति दी गई। आपको पता है कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर जो था वो, आपको पता है, एक 370 धारा के तहत एक विशेषाधिकार से संपन्न राज्य था। यानी 370 की जो धारा लगती थी उसके तहत इनका क्या होता था, अलग संविधान होता था, अलग राष्ट्र ध्वज होता था, अलग संविधान सभा का निर्माण होता था। कोई भी बाहर राज्य का व्यक्ति ना मतदान कर सकता था, ना चुनाव लड़ सकता था, ना चुनाव में अपना पार्टिसिपेट कर सकता था। इनके लिए क्या होती थी, दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। जितने पॉइंट्स हैं ध्यान से सुनते चलिएगा। जम्मू कश्मीर में इवन 370 धारा से पहले की अगर बात करें, जो ये लगी हुई थी, तो यहाँ पर ये नियम था कि यदि कोई जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी अन्य राज्य के लड़के से विवाह करती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की जो नागरिकता थी उसे समाप्त कर दिया जाता था। वहीं अगर वो लड़की पाकिस्तान के किसी नागरिक से शादी करती थी, विवाह करती थी, तो उसे दोहरी नागरिकता, मतलब उस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। तरह तरह के विशेष प्रावधान दिए गए थे 370 के तहत। तो क्या हुआ कि 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा से और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, और इसके द्वारा ये चीज़ें तय की गई कि जम्मू कश्मीर के ही अब 2 हिस्से बन चुके हैं। एक पहला प्रांत जो है वो है जम्मू कश्मीर का, और दूसरा जो है वो है लद्दाख का। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ जो है आपके नए यूटी में आ गए हैं। आपको पता है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई और राज्यों की संख्या 28 हो गई। ठीक, तो अब क्या हुआ कि इनको दूसरा क्षेत्र जो बन गया है वो लद्दाख बन गया। अब जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239A के तहत पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। वहीं लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। यानी 2 यूटी नए बने हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर क्या है, विधानसभा सहित है, और लद्दाख जो है वो विधानसभा रहित है, यानी वहाँ पर विधानसभा अभी नहीं बनाई गई। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और पॉइंट बताती हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो ये है कि आप इसको बहुत ध्यान से देखते चलिएगा कि यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा में 114 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब 114 सीटों में जो उपराज्यपाल होंगे वो क्या कर सकते हैं, 2 महिलाओं का भी मनोनयन करेंगे विधानसभा में। दूसरी चीज़, वहाँ का जो कार्यवाहक जो संचालक होगा वो उपराज्यपाल होगा। अब यहाँ पर जब 370 धारा हटा दी गई, यहाँ का जो विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो ये भारत के अन्य राज्य की तरह ही, केंद्र शासित प्रदेश की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। और भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान के तहत शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, जैसे बहुत से, जैसे सूचना का अधिकार, जैसे दंड संहिता, आचार दंड संहिता, ये सारी प्रावधान जैसे अन्य राज्यों में लागू होते थे वैसे अब इस क्षेत्रों में भी क्या होंगे, लागू होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके विशेष स्पेशल। अगर हम देखते हैं कि क्लास 9th की एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है जम्मू कश्मीर के बारे में, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दिया है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ, समझते चलिएगा, जब आज़ाद हुआ तो 1948 के टाइम में, 1948 में पाकिस्तान ने भी क्या किया था, जम्मू कश्मीर पर क्या किया था, आक्रमण किया था। वहीं पर जब राजा हरि सिंह जो वहाँ के महाराजा थे, जिनको ये तय किया गया था या तो आप पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो ये चीज़ें तय की गई थी, जो रियासतें हैं या तो वो भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या तो वो अपना क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। तो महाराजा हरि सिंह भी चाहते थे कि वो क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन चूंकि आपको पता है कि कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए पाकिस्तान प्रांत हमेशा ये कोशिश करता था कि कश्मीर क्या है, उनका है।
इस बात को ध्यान रखते हुए 1948 में क्या हो गया, इन्होंने अटैक कर दिया। 1948 में अटैक करते ही महाराजा हरि सिंह ने भारतीय सेना से क्या की, मदद की और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते ही जैसे ही भारतीय सेना पाकिस्तान का मुकाबला की, पाकिस्तान को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया गया, खदेड़ दिया गया। और आपको पता है कि यूएन इसमें मध्यस्थता का कार्य किया था। यूएन ने भी 3 से 4 शर्तें रखी हुई थी, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये चीज़ें तय की गई थी कि पाकिस्तान में जो कबायली घुसपैठिए आए थे उनको वापस कर दिया जाए, भारतीय सेना को भी क्या किया जाए, थोड़ा तटस्थ किया जाए ताकि शांति का वातावरण हो। और तीसरा चीज़ कि वहाँ पर स्वयं का क्या हो, एक मतदान गुप्त तरीके, मतलब निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता के साथ क्या कराया जाए, मतदान कराया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। तो अभी आपको पता हो गया कि लद्दाख जो है वो विधानसभा रहित संघ क्षेत्र बन गया है, वहीं जम्मू जो है कश्मीर जो है वो विधानसभा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब स्वीकार किया? तो इसे स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। डेट इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम देखें ये चीज़ कि भारतीय संविधान को कब अधिनियमित अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा, इस यही कारण है कि, लेकिन ये अंगीकृत तो कर दिया गया, पर लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि 1930 के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को क्या किया जाता था, मनाया जाता था। लेकिन अब इस डेट पर जब भारत का संविधान लागू हो गया तो क्या हो गया, अब हम इसे आपको पता है कि इसीलिए हम क्या मनाते हैं, 26 जनवरी, और वहीं हम भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो चुका था, तैयार हो चुका था। पर चूंकि एक डेट जो 1930 से चली आ रही थी उसको और स्पेसिफाई करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा देश ने क्या किया, हमारा संविधान को क्या किया, लागू किया। आपको पता है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 के ही तहत राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे, प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ें क्या कर दी गई थी, तय की गई थी। पर इससे पहले ही 1947 में 22 जुलाई को ही हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज क्या था, तैयार कर दिया गया था और उसे स्वीकार कर दिया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट्स बताई हूँ वो सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब में हुआ था 20 जुलाई 1951 को, भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण। अब देखिए राष्ट्रपति शासन, तो हम जब अनुच्छेद 356 पढ़ते हैं तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 महीने के लिए ही लागू किया जा सकता है। अगर इसे 2 महीने से ज़्यादा लागू करना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, संसद से क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। संसद से अनुमति लेते लेते हम अधिकतम इसे 6 महीने तक क्या कर सकते हैं, स्थायी कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक, लेकिन इसका एक अपवाद देखने को मिलता है और वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा समय तक जो है वो जम्मू कश्मीर में लगा रहा है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा बार, माने ज़्यादा समय तक तो ये जम्मू कश्मीर में लगा रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है, तो वो है मणिपुर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर यदि कोई राज्य की विधानसभा, लोकसभा माफ करें, लोकसभा क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या हो जाता है, बर्खास्त हो जाता है। अब जब तक नया मंत्रिमंडल का गठन होता है, जब तक नए वहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं, तब तक क्या होता है, राज्य में क्या हो जाएगा, जब तक वहाँ के मुख्यमंत्री का चयन होगा, नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, कैबिनेट चुनाव होगा, मंत्रियों का चुनाव होगा, तब तक क्या हो सकता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये राष्ट्रपति शासन हमारे भारतीय संविधान का बहुत ही अहम हिस्सा है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर भी बहुत से बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकारों का क्या हो गया है, हटा करके वहाँ पर कभी सैन्य शासन को जब प्रायोरिटी दी जाती थी तो वहाँ पर सैन्य शासन प्रायोरिटी पे ना हो, इस कारण वहाँ लोकतांत्रिक सरकार भी नहीं बन पाती थी, इस कारण वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता था। तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हुआ है 356 का, और इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 6 साल तक जम्मू कश्मीर में लगा रहा है, मोस्टली 6 साल तक लगभग, नहीं तो 5 वर्ष 264 दिन के लगभग 364 दिन या 264 दिन के लगभग लमसम लगा है, मतलब 6 साल के लगभग। तो ये अपवाद है जो जम्मू कश्मीर में लगा है। सबसे ज़्यादा कब लगा है, सबसे ज़्यादा कहाँ लगा है, तो मणिपुर में लगा है। सबसे ज़्यादा समय तक के लिए कहाँ लगा है, तो जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ
तो बहुत सी देसी रियासतें ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत में शामिल हो गए, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और मणिपुर के ऐसे राजा थे जिन्होंने विलय पत्र पर सिग्नेचर तुरंत नहीं किया था, और इस कारण आज भी ये मुद्दा क्या बना हुआ है, अहम बना हुआ है। कभी कभी एक गर्मजोशी के साथ संसद में इस पर बैठक होती है, और अब तो बहुत हद तक चीज़ें क्या हुई हैं, शॉर्ट आउट हुई हैं 2019 के बाद। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका है हसिया, हथौड़ा और तारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये ध्यान रखिएगा, इसका गठन होता है 1964 में। क्यों? क्योंकि पता है कि 1925 में इसका गठन होता है। ये 1964 में डिवाइड होती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी सीपीआई और सीपीआईएम में डिवीजन हो जाता है 1964 में। सीपीआई में वही लोग होते हैं जो रूस की बोल्शेविक क्रांति को मानते हैं, और सीपीआईएम जो है मार्क्सवादी विचारधारा को जो मानते हैं, वो इसमें डिवाइड हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गठन कब होता है 1925 में, डिवीजन कब होता है 1964 में। इसका चिन्ह क्या है? हंसिया, हथौड़ा और तारा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, 1990 के संविधान संशोधन के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो इसमें जोड़ी गई मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। देखिए 8वीं अनुसूची में भारतीय 22 भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का क्या है, उल्लेख किया गया। अब इसमें जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, और इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, एक भाषा 1967 में। उसके बाद 1992 में, ध्यान रखिएगा, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 भाषा जोड़ी गई। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैथिली, डोगरी, मैथिली, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये 4 भाषा जो है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा लास्ट में जोड़ी गई, और इस तरीके से 22 भाषा क्या हो गई हैं, भारत की 8वीं अनुसूची में हैं। पहले ये भाषा क्या थी, 14 थी। 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई तो 15 हो गई। उसके बाद 3 और जोड़ी गई तो 17, 18, 19 हो गई। उसके बाद 20, 21, 22 भाषा जो है बाद में जो 4 भाषा जोड़ी गई उसके वजह से हो गई। ध्यान रखिएगा, तो टोटल कितनी भाषा हो गई हैं? तो टोटल भाषा हो गई हैं 22। ये 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कितनी थी प्रारंभ में? तो 14 थी, बाद में 1 जोड़ दी गई। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस तरीके से 3 जोड़ी गई, फिर उस तरीके से 4 जोड़ी गई। तो ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इससे एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।